हेलो दोस्तों। अब मैं प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस के बारे में थोड़ा बहुत इस वीडियो में प्रस्तुत करूंगा। ये पीसीए एक बहुत इंपॉर्टेंट एल्गोरिदम है जिसमें फीचर रिडक्शन के लिए यूज़ होती है और अनेक चीज़ों के लिए यूज़ होती है। मैं आपको ये कोड में आपको डायरेक्टली समझा देता हूँ। मान लीजिए कि हमारे पास एक डेटा सेट है, डेटा सेट जिसमें हम क्लासिफाई कर रहे हैं। ये जो डेटा एनालिसिस में क्या होता है, मोस्टली क्लासिफिकेशन का एक चीज़ होती है, दूसरा एनालिसिस का कुछ चीज़ रहती है। एनालिसिस मतलब लीनियर रिग्रेशन। लीनियर रिग्रेशन का मतलब ऐसा होता है कि मान लो कि आपके पास कुछ इनपुट है और कुछ आउटपुट है, और आपको सिर्फ इनपुट एंड आउटपुट दिया हुआ है। आपको मॉडल जनरेट करना है कि अगर आपको फ्यूचर में कोई न्यू इनपुट आएगा तो उसका आउटपुट क्या प्रेडिक्ट करे। वो बात हो जाती है रिग्रेशन की। अब क्लासिफिकेशन की होती है कि आप कौन सा क्लास में आप क्लासिफाई कर रहे हो। मान लीजिए कि आपके पास एक फ्लावर है और फ्लावर के उसके लेंथ और विड्थ के हिसाब से आप क्लासिफाई करना चाहते हो, तो उसे क्लासिफिकेशन बोलते हैं। तो पीसीए, अब जो आपको एग्जांपल दिखा रहा हूँ, ये क्लासिफिकेशन के लिए हम यूज़ कर रहे हैं। और क्लासिफिकेशन के अलावा हम इसको फीचर रिडक्शन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। फीचर रिडक्शन मतलब मान लो कि आपके पास बहुत सारे पैरामीटर्स है। फॉर एग्जांपल, आप एक घर है, तो घर का यूजुअली आप स्क्वायर फीट में चेक करते हैं और उसके हिसाब से आप प्राइस लगाते हैं कि कितना होगा उस घर का कॉस्ट। तो उसके आसपास का कुछ पैरामीटर्स उसमें इन्फ्लुएंस कर सकता है। शायद उतना नहीं इन्फ्लुएंस करता जितना कि स्क्वायर फीट का जो रहता है, वो नंबर ऑफ़ स्क्वायर फीट जो जितना इन्फ्लुएंस करता है, बाकी डायमेंशंस उतना इन्फ्लुएंस नहीं करता है। तो प्रेडिक्ट करे कि घर का कॉस्ट कितना होता है। तो इसको हम फीचर रिडक्शन के लिए यूज़ कर सकते हैं। हम इस ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे कि ये फीचर रिडक्शन क्या है, कैसे करते हैं। मान लो कि मेरे पास एक डेटा है और डेटा में एक फ्लावर के बारे में, जिसमें का उसका लेंथ और विड्थ और पेटल का लेंथ और पेटल के विड्थ के अनुसार हम उस फ्लावर का क्लासिफिकेशन करते हैं। ये तीन तरह का एक फ्लावर है, एक किस्म तरह का फ्लावर है जिसमें एक जैसे दिखता है, मगर उनके जो फीचर्स के हिसाब से इसको अलग करता है कि ये कौन सा फ्लावर होता है। सेंटोसा, वेर्सिकलर और वर्जिनिका। तो ऐसे कुछ डेटा दिया गया और उसमें क्लासिफाई किया गया था कि इस लेंथ को कितना होगा, शायद सो दैट कि हमें फ्यूचर में इसी तरह का कुछ हमें इनपुट मिले तो हम इसे क्लासिफाई कर सके कि ये कौन सा फ्लावर हो सकता है। तो हमने पहले क्या करा है, हमने एक ये इंपोर्ट कर लिया है, हमें एक डेटा सेट्स बोल के इंपोर्ट किया है, और ये डेटा सेट आपको पैंडास में मिल जाएगा। तो पैंडास में आप हम लोग क्या कर सकते हैं, एक जो यूआरएल रहता है, यूनिक यूआरएल, इस यूआरएल से हम लोग डेटा डाउनलोड करते हैं और इसके हिसाब से हम लोग कॉलम का जो हेडर होता है, नाम भी हम ऐसे हार्डकोड कर सकते हैं। हम इस जो एंड वाली जो चीज़ है उसको हम क्लास की तरह हम लोग क्लासीफाई कर रहे हैं। अब हम ये वाला चीज़ हम देखते हैं कि अगर कोई नल रोस हो जाए तो उसको डिलीट करना है, तो हम इस तरह का कुछ मेथड उपयोग कर सकते हैं। सो कोई नल रोस होगा तो उसको डिलीट कर सके। अगर हम डी एफ डब टेल लगाए तो जो एंड का जो डेटा सेट रहता है, आप ये देखो आईडीज़ दिख रहा है, यानी कि 148 140 जो एंड का 5 जो डेटा है वो दिख रहा है। अब हम डी एफ टेल टेल के साथ हम डी एफ हेड भी लगा सकते हैं। मान लो कि हमें हेड मतलब जो पहली पार्ट का जो चीज़ रहता है वो वाला हेड होता है। तो ये टेल है। हम हेड जब हम लोग इस्तेमाल करते हैं तो हम लोग हेड यानी कि जो टॉप 5 कॉलम्स का ये डेटा दिखाता है। ये टेल मतलब टॉप बिलो, आई मीन बॉटम बिलो का ये निचले स्तर का ये जो डेटा दिखाई देता है। अब हम इस डेटा को एक्स और वाई की तुलना करते हैं। हम क्या करते हैं, ये जो डेटा फ्रेम है, ये जो डेटा है हम लोग पैंडास का डेटा फ्रेम में हमने सेट किया है। अब इस डेटा में हमको एक्स और वाई के विभाजन कर रहे हैं। एक्स मतलब जो सीपल लेंथ, सीपल विड्थ और पेटल लेंथ और पेटल विड्थ, ये हम लोग इनपुट्स की तरह ले रहे हैं, और वाई मतलब जो क्लासिफिकेशन हो रही है इस फ्लावर का, उसको हम वाई में डालते हैं। सो दैट कि हम लोग फ्यूचर में हमको कोई इनपुट का वैल्यूज़ मिले, हम लोग ये प्रेडिक्ट कर सके वाई कि ये कौन सा फ्लावर हो सके। तो हम लोग एस और वाई का हम इस प्रकार से हम लोग विभाजन कर रहे हैं। अब हम डेटा फ्रेम में हम लोग आई लॉक का इस्तेमाल करते हैं। लॉक मेथड हम लोग स्ट्रिंग वैल्यूज़ करते हैं। आई लॉक हम लोग फ्लोट और इंटीजर्स वैल्यू में स्प्लिट करते हैं। अब ये देखिए, पहले कोलन है। कोलन मतलब सारा रो, एंटायर रो, और 0 to 4 कॉलम, यानी कि पहले कॉलम का और फोर्थ कॉलम का
कॉलम्स एक्सट्रैक्ट करके उसमें एक्स में डालना है। उसी तरह हम वाई में क्या कर रहे हैं, कोलन मतलब सारा रो का डेटा, फोर्थ कॉलम, फोर्थ इंडेक्स मतलब ये फिफ्थ कॉलम होती है इसका, तो ये फिफ्थ कॉलम का हम लोग वाई में डाल रहे हैं। तो हम लोग इसमें क्या कर रहे हैं, हम लोग स्काई लर्निंग का एक लाइब्रेरी यूज़ कर रहे हैं। स्काई लर्निंग में बहुत अनेक प्रकार का मेथड्स होता है, जैसे कि नमपाई और समपाई में हमें पिछली बार देखा है। इसी तरह स्काई लर्न इज़ वन ऑफ द गुड लाइब्रेरी है, अच्छी लाइब्रेरी मानी जाती है, और इसमें से कुछ अच्छे अच्छे मेथड्स रहते हैं। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग स्टैंडर्ड स्केलर कर रहे हैं। स्टैंडर्ड स्केलर यहाँ पे क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वेरिएशंस का डेटा का वेरिएशंस हो रहा है। देखो, जैसे कि आप सीपल लेंथ में देखते हो, आपको 6.7 और 5.9 का वेरिएशन दिख रहा है, और सीपल विड्थ का आपको इतना सारा वेरिएशंस दिख रहा है। तो इसको हम स्टैंडर्डाइज करते हैं। स्टैंडर्डाइज का एक कॉन्सेप्ट रहता है, आप गूगल भी कर सकते हो कि स्टैंडर्ड स्केलिंग क्या होती है। तो स्केलिंग ये होती है कि अगर आपके पास कुछ डेटा हो और उस डेटा को आप स्टैंडर्डाइज कर रहे थे, तो मान लो कि आप किलोमीटर के बदले आप सेंटीमीटर में मेजर कर रहे हो, तो आपको कैसे वैल्यूज़ मिलेगा कि अब 10 किलोमीटर हो गया तो 10,000 रहेगा, 1000 रहेगा। अब 1000 2000 उतने बड़े वाले वैल्यूज़ हो गए। अगर आप किलोग्राम के बदले आप ग्राम में तोलने शुरू करेंगे, तो आपको 1 किलो के बदले आपको हज़ार ग्राम्स बोल के दिखेगा। तो ये जो वैल्यूज़ का जो वेरिएशंस है, उसको कम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू चेक करते हैं, और उसका मीन निकाल के उस नंबर से हम लोग इस मीन वैल्यू को हटा के हम उसको मीन से डिवाइड करते हैं। उसका एक स्टैंडर्ड फार्मूला है, तो उस फार्मूला के बदले हम लोग डायरेक्टली ये लाइब्रेरी यूज़ कर सकते हैं उसको ट्रांसफॉर्म करने के लिए। तो जब हम लोग एक्सटेंडेड करते हैं, तो आप इसका वैल्यूज़ भी हम लोग चेक कर सकते हैं। तो हम लोग यूज़ करेंगे हेड, देखते हैं कि वैल्यू कैसे बदल गया है इसका। ओके, नमपाई का कोई हेड नहीं है, तो अब हम लोग ठीक है, हम लोग इसको डायरेक्ट प्रिंट करेंगे। अच्छा, क्योंकि ये स्काई लर्न से आ रहा है, तो हम लोग प्रिंट भी कर सकते हैं इसको। ये देखिएगा, इसका वैल्यूज़ का आपको देखते हो कुछ अलग दिख रहा है। देखो, आप पहले का जो वैल्यूज़ रहता है ये हेड का 5.1 4 को निकाल के, अब ये ई आएगा। ई मतलब डेसिमल लेवल में ले रहा है, 0.4 0.005 0.006। अब यहाँ का वैल्यू देखिए 3.5 के बदले आपको यहाँ पे 1.03 1.0 ऐसे कुछ वैल्यूज़ में आपको स्टैंडर्डाइज में ले आया। सो दैट कि एक दूसरे का डायमेंशन जब आप कंपेयर करते हो, तो आपको इसमें आसानी हो जाता है। तो एक स्टैंडर्ड सेट ऑफ स्केलिंग आप यहाँ पे कर रहे हो कि एक किलोग्राम और ग्राम, जो किलोग्राम के बदले आप ग्राम यूज़ कर रहे हो, या किलोमीटर के बदले आप मीटर यूज़ कर रहे हो, या मीटर यूज़ करके आप किलोग्राम यूज़ कर रहे हो। इस जगह के जो स्केलिंग है उसको हम स्टैंडर्डाइज करते हैं, सो दैट एक दूसरे के डायमेंशंस को हम लोग सिमिलर रख सकें। अब ये PCA एल्गोरिथम में हम लोग एक ज़रूरी स्टेप करनी पड़ती है स्केलिंग के बाद। स्केलिंग के बाद हम लोग कोवेरियंस निकालते हैं। तो कोवेरियंस में ये यहाँ पे एक स्टैंडर्ड फार्मूला होती है, यानी कि जो एक्स जो ये जो मैट्रिक्स है, हम लोग वो मीन वेक्टर से निकालते हैं। सो मीन वेक्टर हम लोग पहले निकालते हैं नमपाई यूज़ करके एक्स स्टैंडर्ड और एक्सिस ज़ीरो मतलब कॉलम वाइज मीन। कॉलम वाइज का मीन निकाल के ये जो एक्स वैल्यूज है उसको सब्ट्रैक्ट करते हैं। सब्ट्रैक्ट करने के बाद इस जो वेक्टर है उसी से हम उसको फिर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मल्टीप्लाई करके, और नंबर ऑफ़ सैम्पल्स, ये एक स्टेट शेप, ये क्या है, सैम्पल्स या रो, यानी कि रोज़। ये जो दिख रहा है आपको यहाँ पे 5 रोज़ है यहाँ पे, इसका मतलब 5 सैम्पल्स। ठीक है। तो वैसे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग शेप लगाते हैं। शेप मतलब वो देता है कि कौन सा शेप है। मान लीजिए कि मुझे इस पर्टिकुलर मैट्रिक्स का मुझे शेप पता करना चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे प्रिंट कमांड दूंगा, प्रिंट। जब आप प्रिंट करोगे यहाँ पे दिख रहा है कि आपको 150 रोज और 4 कॉलम्स है, तो आपको फर्स्ट क्या मिलेगा, आपको 150 रोज मिलेगा। हम उसमें से एक चीज़ सेपरेट करके तो हम लोग कोवेरेंस मैट्रिक्स कर रहे हैं, यानी पहले इसका जो मैट्रिक्स है उसका मीन से सेपरेट करके उसी से हम लोग ट्रांसपोज करके मल्टीप्लाई कर रहे हैं। मल्टीप्लाई करने के बाद उसका
उसका नंबर ऑफ़ सैम्पल से डिवाइड करें तो हमें अंतिम में कोवेरिएंस मैट्रिक्स मिल रही है। अब पहले मैंने अपने बेसिक्स में मैं कोवेरिएंस मैट्रिक्स का मैंने थोड़ी बहुत समझाया मैंने, तो आप उसको रेफ़र भी कर सकते हैं। कोवेरिएंस मैट्रिक्स क्यों होती हैं? नॉर्मली कोवेरिएंस मैट्रिक्स में आप हीट मैप लगाते हो और देखते हो कि कौन से एक डायमेंशन दूसरे डायमेंशन से डिपेंडेंट हो रही है, तो उस चीज़ों को पता करने के लिए हम कोवेरिएंस करते हैं और इसको डिस्प्ले करने के लिए हीट मैप भी यूज़ करते हैं। इस तरह का फार्मूला के अलावा हम लोग डायरेक्टली लाइब्रेरी नमपाई का लाइब्रेरी भी निकाल सकते हैं। नमपाई का लाइब्रेरी यानी कि ये COV यानी कोवेरिएंस का ये फार्मूला है। हम लोग इस मेथड के अलावा इस मेथड भी हम यूज़ कर सकते हैं। अब देखिए ये दोनों वैल्यू सेम है। आप चाहे इस तरह का फार्मूला यूज़ कर सकते हो या डायरेक्टली इसका लाइब्रेरी यूज़ करते हो, आपको कोवेरिएंस मिल जाता है। कोवेरिएंस मिलने के बाद आपको ये आइगन वेक्टर्स और आइगन वैल्यूज़ आपको फाइंड आउट करना चाहिए। मैंने अपने बेसिक ट्यूटोरियल में आपको समझाया कि ये क्यों इम्पोर्टेंट होती है। ये एक मैजिक फॉर्मूला कर सकते हो। मैं इसका डीप डाइव बेसिक्स में फ्यूचर में रिलीज़ करूँगा। फ़िलहाल आप ये समझिएगा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। हम लोग डायरेक्टली ये मेथड यूज़ करते हो आइगन वैल्यूज़ और आइगन वेक्टर्स को फाइंड आउट करने के लिए। जब हमें इस जो कोवेरिएंस मैट्रिक्स का आइगन वैल्यूज़ और आइगन वेक्टर्स और आइगन वैल्यूज़ मिल जाता है, तो हम क्या करते हैं, देखो ये आइगन वैल्यू जो है ये पहला आइगन वेक्टर का है, ये सेकंड का जो वैल्यू है ये सेकंड रो का है। हम क्या करते हैं, इन दोनों को कंबाइन करते हैं। कंबाइन करके इस हिसाब से हम लोग सॉर्टिंग करते हैं कि आइगन वैल्यूज़ और आइगन वैल्यूज़ के हिसाब से हम लोग सॉर्टिंग करते हैं। सॉर्टिंग करने के बाद हम लोग चेक करते हैं कि ये जो सारा जो वैल्यूज़ है आइगन वैल्यूज़ उसको स्क्वायर करने के बाद उसका वैल्यू 1 है कि नहीं हम लोग चेक करते हैं। क्योंकि आइगन वैल्यूज़ का हम जब स्क्वायर करके आप सम करेंगे तो उसका आपको वैल्यू 1 आएगा। वो एक स्टैंडर्ड है जिस चेक करने के लिए कि आइगन वैल्यू सही आ रहा है कि नहीं। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग आइगन पेयर्स कर रहे हैं। सो ये आइगन वेक्टर्स और आइगन वैल्यूज़ को हम लोग पेयरिंग कर रहे हैं। पेयरिंग करके इस आइगन वैल्यूज़ के हिसाब से हम लोग सॉर्टिंग कर रहे हैं। ये आइगन वैल्यूज़ के हिसाब से सॉर्टिंग करना ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। मैं आपको थोड़ा बता दूंगा कि ये क्यों इंपॉर्टेंट है। तो पहले भी आपको समझा कर चुका हूँ कि आइगन वैल्यूज़ वो चीज़ होती है जिसका वैल्यू बढ़ता है या घटता है मगर उसका प्रॉपर्टीज चेंज नहीं होता। इसलिए आइगन वेक्टर्स का उसका बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो आप पहले देखिए, मैंने इसको आइगन वैल्यूज़ मैंने इसको सॉर्ट किया है डिसेंडिंग ऑर्डर में, और उसके साथ मैंने उसका वेक्टर्स भी मैंने कंबाइन किया है यहाँ पे इस वाली पेयरिंग में। तो मुझे आइगन वैल्यू के साथ कौन सा आइगन किसका उस वेक्टर का किसका ज़्यादा आइगन वैल्यू है वो मेरे को यहाँ पे पता चलेगा। वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। अब इधर देखिए, हम लोग यहाँ पे दो तरह से मैंने सॉर्टिंग किया है। यहाँ पे ये एक लाइन में हम लोग एक सॉर्टिंग कर सकते हो, नहीं तो आप ऐसे भी सॉर्टिंग कर सकते हो। यानी कि ये क्या कर रहे हैं हम लोग आइगन पेयर्स को हम लोग एक कंबाइन कर रहे हैं, आइगन वेक्टर्स और आइगन वैल्यूज़ को कंबाइन कर रहे हैं। तो हम लोग ऐसे इस तरह से हम लोग कंबाइन कर रहे हैं फॉर लूप लगा के, नहीं तो आप फॉर लूप को ऐसे ऐसे भी कर सकते हैं। ऐसे करने के बाद आपको डायरेक्टली ये नमपाई का एरे से इसको आप सॉर्ट कर सकते हैं, आप उसको रिवर्स भी कर सकते हैं। तो इसके हिसाब से सॉर्ट और रिवर्स हो जाएगा, आपको पता चलेगा कि किसका आइगन वैल्यू का कौन सा वेक्टर है हमको। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है आइगन वैल्यूज़ और आइगन वेक्टर्स पता करना। ये आइगन वैल्यूज़ और आइगन वेक्टर्स वो कोवेरिएंस मैट्रिक्स का है जिससे हमने पहले सेकंड स्टेप में किया था। ये करने के बाद हम लोग ये चेक कर रहे हैं कि वेरिएंस कितना होगा। यानी कि इसका एक फार्मूला है, आप यहाँ पे देख सकते हो कि हम लोग पहले आइगन वैल्यूज़ का हमने सम किया। ये जो आइगन वैल्यू से इसका सम किया है, सम करने के बाद उस एक इंडिविजुअल आइगन एलिमेंट को हमने डिवाइड किया उस सम से, कि पता करें कि वेरिएंस कितना हो रहा है। वेरिएंस इसका हो रहा है मतलब इसका यानी कि जो इसका जो डिपेंडेंसी है उसका उस स्तर का वो दिखाता है कि ये कितना डेटा वो रिप्रेजेंट करता है। जो हमने पहले एक्स और वाई का जो डिवीजन हुआ है उस एक्स का कितना ये आइगन वेक्टर कितना रिप्रेजेंट करता है वो दिखाता है। अब फिर देखिए, अब ये जो आप ये यहाँ पे क्या करें, क्यूमुलेटिव सम करेंगे। अब इस वेरिएशंस को आप जब क्यूमुलेटिव सम करेंगे तो आप देखिए इसका 100% हो जाता है। यानी कि ये पहला आइगन वेक्टर 72% इन्फॉर्मेशन रखता है और दूसरा 23% इन्फॉर्मेशन रखता है। ऐसे सारे आइगन वेक्टर मिला के 100% का इन्फॉर्मेशन होता है।
मगर हमको कुछ इसमें से आप देखिए, अब ये जो पहले दो आइगन वैल्यूज जब आप कंबाइन करेंगे, आपको ऑलमोस्ट 95% मिल रहा है। यानी कि इन चार डायमेंशंस के बदले अब हम लोग दो डायमेंशंस में, उस चार डायमेंशन को हम दो डायमेंशंस में कन्वर्ट करके उस डेटा का एक्यूरेसी हम लोग 95 तक लेकर आ सकते हैं। यानी कि जो मान लीजिए आपको ग्राफ बनाना है, आप एक्स वाई का ग्राफ बना सकते हो, बहुत आसान है। और नहीं तो आपको 3 डायमेंशन लाना है तो थोड़ा मुश्किल हो सकता है, एक्स वाई और जेड का 3 डायमेंशन का ग्राफ बनाना तो थोड़ा बहुत मुश्किल हो सकता है। मगर अब 4 डायमेंशन और 5 डायमेंशन का ग्राफ बनाना बहुत मुश्किल है, और उसको इमेजिन करना भी बहुत मुश्किल है। उसको कर सकते हैं आप हीट मैप लगा के या कुछ और कलरिंग करके आप कर सकते हैं, बट आपको उसको समझना थोड़ा मुश्किल रहेगा। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, फोर डायमेंशन फीचर को हम लोग दो फीचर सबस्पेस को लगा के 90% एक्यूरेसी लगा के हम उसको डेटा को और अच्छी तरह से हम उसको एनालाइज कर सकते हैं। तो इसलिए हम इसको पीसीए एनालिसिस करते हैं, प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस। अब इधर देखिएगा, पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, वो आइगन वेक्टर्स को, जो पहला आइगन वेक्टर और दूसरा आइगन वेक्टर को लेके हम लोग एक मैट्रिक्स बना रहे हैं। उस मैट्रिक्स को बना के हम लोग क्या कर रहे हैं, उसको एक अरे बना रहे हैं, डेटा पैंडास यूज हम वो जो पहले जो हमने एक्स जो स्टैंडर्ड स्केल यूज़ किया है, उसे हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं इस मैट्रिक्स के साथ, और उसका हम लोग वाई कॉलम्स निकाल रहे हैं। तो जिससे हमें क्या आ जाता है, हमें प्रिंसिपल कंपोनेंट 1 मिल जाता है और प्रिंसिपल कंपोनेंट 2 मिल जाता है। इसका मतलब ये हुआ, पहले जो हमारे 4 डायमेंशंस था, क्या हमारा 4 डायमेंशन सिपल लेंथ, सिपल वेट, सिपल पेटल लेंथ एंड पेटल विड्थ, इन चारों को हम लोग PC1 और PC2 फ्रेम में उसको मैप कर रहे हैं, डेटा को मैप कर रहे हैं, सो दैट उसको तुलना करना बहुत आसान रहेगा। तो हमने यहाँ पे ऐसे मल्टीप्लाई कर दिया है, और हमको प्रिंसिपल डीएफ हेड करोगे तो आपको ये डेटा मिल रहा है। यानी कि जो आपका जो एक्स स्टैंडर्ड्स है, हम लोग जो 4 डायमेंशंस, यानी कि ये जो हमने यहाँ पे 4 डायमेंशंस का ये जो मैट्रिक्स बनाया है हमने, इस एक्स मैट्रिक्स को, इस तरह का एक्स मैट्रिक्स को हमने PC1 PC2 कंपोनेंट्स का मैट्रिक्स में ऐसे कन्वर्ट कर दिया है हमने। इसमें से हमको बहुत सारे एडवांटेजेस भी मिलेगा। अब हम लोग क्या कर सकते, हम लोग इसके बाद क्या करेंगे, हम इसके साथ हम लोग इसका जो फ्लावर टाइप है, उसका जो वाई वैल्यू उसको एक अटैच कर देते हैं, फाइनल डेटा फ्रेम में हमें उसको अटैच कर देते हैं। अटैच करके अब देखिए इसका ग्राफ बनाना कितना आसान है। अब हम लोग 4 डायमेंशंस को हम लोग 2 डायमेंशंस में करने के बाद हमें ग्राफिंग बहुत इजी हो रही है। हम लोग पता कर सकते हैं कि ठीक है, ये इस पर्टिकुलर प्रिंसिपल कंपोनेंट और ये पर्टिकुलर प्रिंसिपल कंपोनेंट होगा तो ये कौन सा फ्लावर होगा। अब ये जो प्रिंसिपल कंपोनेंट है, आप ये डायमेंशन से कन्फ्यूज़ मत होना। ये डायमेंशंस और प्रिंसिपल और कंपोनेंट डायमेंशंस वो सब अलग है। इन चारों से कॉम्बिनेशन करके हमने ये दो प्रिंसिपल कंपोनेंट्स है, ये डिफरेंट डायमेंशंस है, डिफरेंट सब फीचर्स बोलते हैं इसमें। अब देखिए इसमें ग्राफ करना, इसमें एनालिसिस करना हमें बहुत ईजी रहती है, बहुत आसान भी रहती है। हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग जो मैनुअली स्टेप्स किया है, हम लोग को पीसीए बोल के एक लाइब्रेरी का फंक्शन है। अब स्टार्टिंग में देखेंगे तो आपके पीसीए है और ये स्काईलर्न का एक लाइब्रेरी है। तो हम लोग नमकाई के अलावा हम लोग स्काईलर्न का हम पीसीए लाइब्रेरी यूज़ करके हम डायरेक्टली ये वाला मेथड हम बुला सकते हैं, जिससे हमें डायरेक्टली ये वाला चीज़ है ये पीसीए कंपोनेंट्स मिल जाएगा, और उसे हम डेटा फ्रेम में अटैच करके हम सेम यही ग्राफ हम निकाल सकते हैं। सो ये हो गया पीसीए कंपोनेंट। सो हमें क्लासिफिकेशन करने के लिए और उसको डायमेंशन स्पेस कम करने के लिए, फीचर स्पेस कम करने के लिए ये बहुत अच्छा इस्तेमाल हो रहा है। धन्यवाद।